हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 11। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम सभी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस को समझने वाले हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कुल आपके बुक में जो है वो 13 एजम्पशंस हैं, लेकिन आज की क्लास में ये 6 को समझेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस है क्या, ये मैंने लिख रखा है। तो देखो क्या है, द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर रेफर टू द फंडामेंटल आइडिया। ठीक है, मतलब ये फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल समझ में आता है ना, एकदम आधारभूत। ठीक है, एकदम आधार पे जो एकदम नीचे लेवल पे होता है वो आइडियाज। ठीक है, फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक एजम्पशन। और एक बेसिक एजम्पशंस मतलब ये ऐसे एजम्पशंस है जिसे एज्यूम किया जाता है कि हाँ ये आप कोई मतलब जितने भी बिजनेसेस हैं वो एटलीस्ट ये सारे रूल्स को तो फॉलो करेंगे ही। ठीक है, ये इन्हें हम एजम्पशंस बोलते हैं, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्योरी में आता है, एंड बोर्ड वर्किंग रूल्स में फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशंस। सारे अकाउंटिंग एक्टिविटीज करने के लिए, और ये किनके लिए बनाए गए हैं, किनके द्वारा बनाए गए, तो डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशन। मतलब ये अकाउंटेंट्स के द्वारा मतलब अकाउंटिंग प्रोफेशन के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी मतलब बहुत मतलब अचानक से कोई रूल तो नहीं बन जाता है, वो धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड के लिए चलता है, फिर देखा जाता है कि हाँ इसका नीड पड़ रहा है, हर बार जितना बार भी अकाउंटिंग करना पड़ रहा है इसका यूज़ हो रहा है, तो फिर इसका नीड समझ में आता है लोगों को और लोग इसे रूल के रूप में अपनाने लग जाते हैं। तो इसी तरह से इसका भी जन्म हुआ। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्टली जो आपको पढ़ना है दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखो मैंने बोर्ड पे नहीं लिख रखा है बिकॉज बोर्ड पे इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, तो मैंने बुक में रखा है अपना, तो बुक से मैं बताऊंगी और फोटो तो लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। इट मीन्स दैट कि बिजनेस का जो क्या बोलते हैं अस्तित्व है वो ऑनर के अस्तित्व से बहुत अलग है। अस्तित्व का क्या मतलब है, मतलब बिजनेस अलग है और ऑनर का जो लाइफ है वो अलग है। बिजनेस ऑनर के लाइफ का एक पार्ट है, बट बिजनेस ऑनर ही जो है वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। ठीक है, देखो मैं अभी और अच्छे से बताऊंगी एग्जांपल के साथ। इट मीन्स दैट द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। इसका मतलब है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है ये दोनों अलग अलग बॉडीज माने जाएंगे। आप लोग एक बात ध्यान रखना, मतलब कुछ लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, मतलब पढ़ोगे मतलब आगे जाके कि कंपनी को जो है ना, कंपनी भी एक टाइप ऑफ बिजनेस ही है, आप पता है आपको। तो कंपनी को जो है वो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि कानून के नजर में ये भी एक पर्सन है। तो ये बिजनेस का भी कुछ ऐसा ही रूल है। बिजनेस जो है वो अपने ऑनर से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, बिजनेसेस का जो अस्तित्व है वो उनके ऑनर से अलग होता है। मतलब बिजनेस में अगर गुड्स और कोई भी चीज परचेस करके ला रहे हो या बेच रहे हो बिजनेस के सामान को, तो जो प्रॉफिट आया वो बिजनेस का पैसा है। अब उसका प्रॉफिट जो है वो ऑनर लेकर जाएगा, प्रॉफिट लेकर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनर अपने घर से कुछ बेच रहा है और उससे जो पैसा उसे मिला है वो भी बिजनेस का पैसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऑनर अपने घर से कुछ कबाड़ बेच रहा है, कुछ भी फर्नीचर वगैरह एसेट्स वगैरह बेच रहा है, तो वो ऑनर का है, बिजनेस का उससे कोई रिलेशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो बिजनेस में यूज हो। ठीक है, अब देखो क्या है, Keeping this in view, when a person brings in some money as capital into his business, in accounting records, it is treated as liability of the business to the owner. और यही रीज़न है क्योंकि बिजनेस, मान लो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हेयर एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये बिजनेस है। ठीक है, तो कोई भी आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसे सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें बिजनेस को देने के लिए चाहिए कैश, बहुत सारा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल चाहिए, राइट ना। तो क्योंकि ये आदमी जो है, ये पर्सन ये अलग है और ये बिजनेस अलग है, ये अलग पर्सन है, मान लेते हैं कि ये अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक आदमी दूसरे आदमी को जब पैसे देता है तो वो उसकी लायबिलिटी होती है। मान लो कि बिजनेस ने मान लो कि इस पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए हैं, तो ये दूसरे पर्सन के लिए तो ये लायबिलिटी हुआ ना, एक तरह से लोन हुआ ना। तो यहाँ पे भी यही रीजन है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही
बिजनेसमैन जो है जो पैसे देते हैं बिजनेस में, मतलब जो कैपिटल लगाते हैं, वो लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो अब उसका अपना पैसा नहीं है, वो पैसा दे दिया किसी दूसरे इंसान को, ऐसा समझ लो, ठीक है। इंसान को नहीं, मतलब दूसरे इंसान को नहीं दिया, बट मान लेते हैं कि वो बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और ये जो ऑनर है वो कुछ पैसा जो है वो उस पर्सन को दे दिया है। तो अब वो पर्सन जो है, जिसे मैं बिजनेस बोल रही हूँ, वो पर्सन जो उस पैसे का यूज करेगा, उससे जो जनरेट होगा प्रॉफिट वो इसे देगा। समझ में आया? तो यही डिफरेंस है। मतलब आपको सीधा मानना है कि बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है और जो पर्सन का अपना लाइफ का कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। और वो ऑनर है लेकिन वो बिजनेस नहीं है। समझे? अब देखो क्या है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हेयर वन सेपरेट एंटिटी, मतलब ऑनर इज एज्यूम टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी। ये दूसरे एंटिटी को पैसा दे रहा है, मतलब एक एंटिटी, मतलब ऑनर जो है वो दूसरे एंटिटी जिसे बिजनेस बोलते हैं उसे पैसा दे रहा है। समझे? मतलब वही हुआ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब सेकंड में है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी का मतलब तो समझ में आता है, एंड मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज रिलेटेड टू मनी। अब इसमें क्या है देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट दोज ट्रांजेक्शंस and happenings in the organization which are expressed in firm in terms of money such as sale or goods or payment of expenses or receipt of income etc are to be recorded in the books of accounts। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनमें से केवल और केवल मनी में जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुछ हो, मतलब जिसमें मनी आता हो, उसी ट्रांजेक्शन्स को बस रिकॉर्ड करेंगे। देखो लिखा है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स in an organization which can be expressed in terms of money such as sale of goods का सेल करते हो, पैसे आते हैं, और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पे कर रहे हो, रिसिप्ट ऑफ इनकम आ रहा है, एटसेट्रा टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यही बस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे क्योंकि इसमें मनी आ रहा है। सिंपल सी बात है, जो भी ट्रांजेक्शंस मनी में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उन्हें मनी में हो रहे हैं, मनी में उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ही वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदरवाइज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ओके, देखो क्या लिखा है, all such transactions or happenings which cannot be expressed in monetary terms, for example the appointment of manager, capabilities of human resources or creativity of its research department or image of the organization among the people in general do not फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। मतलब वैसे ट्रांजेक्शन्स जो मनी में नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मैनेजर या कोई भी स्टाफ को हायर करना, मनी में तो नहीं होता ना, ये तो बस उसके क्वालिफिकेशन को देख के हम लोग हायर कर लेते हैं, या फिर आपके बिजनेस में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो कैपेबिलिटीज़ भी अपना इंटरनल स्ट्रेंथ होता है, ना कि मनी में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी जिन्हें आप मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिनसे आपको फाइनेंशियल ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, मनी का ना कोई इनफ्लो हो रहा है ना मनी कहीं जा रहा है, तो फिर ये जो है वो आपका इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? सेकंड थिंग, फर्स्ट में है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस का जो अस्तित्व है और जो पर्सन का, मतलब ऑनर का है, वो दोनों अलग अलग है, मतलब बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों एक नहीं है। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, मतलब जिसमें मनी आता है बस उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड में है आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न्स एज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन indefinitely, that is for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिए तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये बिजनेस जो है अब बहुत सालों साल तक चलने वाला है, अब इसका एंड नहीं है, इसके एंड के बारे में नहीं सोचा जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बताया जा सके कि मैं बिजनेस 10 साल के लिए 5 साल के लिए करना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है कि हाँ वो 10 साल 5 साल बाद बंद ही हो जाएगा। मतलब ऐसा माना जाता है कि बिजनेस एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो वो अनसर्टेन है, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, मतलब सिंपल है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि एक बार बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो वो लंबे टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, उसका एंड पता नहीं है। ठीक है, तभी ना ऐसा होता है कि एक बार बिजनेस एस्टैब्लिश कर दे तो वो सातों पीढ़ी एकदम अच्छे से चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सारे मतलब जनरेशन्स जो हैं उससे अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया गोइंग कंसर्न। अब फोर्थ आते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग के पीरियड से रिलेटेड है। जैसे कि अकाउंटिंग जो है वो हम लोग हर साल एंड में करते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इसमें,
accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statements of the enterprise are prepared to know whether it has earned profits or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम जितने भी बिजनेसेस हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद पूरा अकाउंटिंग करते हैं कि क्या उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है एंड उसमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए. मतलब डायरेक्टली आपको बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो एक टाइम पीरियड के एंड में किया जाता है, ये देखने के लिए कि पूरे वर्ष भर में उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की स्थिति कैसी रही, अब क्या है, प्रॉफिट हुआ है पूरे वर्ष भर में या लॉस हुआ है, ये जानने के लिए. इसमें और देखो क्या लिखा है, सच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट यूजर्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर वेरियस पर्पज and no firm can wait for long to know its financial results, as various decisions are to be taken at regular intervals on the basis of such information. The financial statements are together prepared at regular interval, normally after a period of 1 year, so that timely information is made available to the users. The interval of time is called accounting period. समझ आया? मतलब कोई भी बिजनेस है, मान लो अभी अगर स्टार्ट हुआ है 2023 में, तो 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, मतलब साल चलते जाएंगे. लेकिन 23 में स्टार्ट हुआ है तो वो 24 में उसका अकाउंटिंग किया जाएगा, फिर 25 में, फिर 26 में, फिर 27 में. मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे इसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए इसमें जो है वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे, मतलब प्रति वर्ष जो है वो अकाउंटिंग किए जाते हैं, प्रति वर्ष इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है. जो टाइम इंटरवल पे किया जाता है, जैसे एक साल का टाइम इंटरवल पे किया जा रहा है, तो ये एक साल जो है जो गैपिंग है बीच का, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में ये होता है. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है और डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? लिसन, देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो ये जो है ना, इसमें क्या है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे जिस प्राइस पे आपने परचेस किया है उस प्राइस पे आपको रिकॉर्ड करना है. देखो इसमें लिखा हुआ भी होगा, देखो क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा हुआ भी है, क्या है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेस प्राइस. मतलब जितने भी एसेट्स हैं आपके बिजनेस में, उन सभी को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बैलेंस शीट में, या जब इन एसेट्स का अकाउंट बनाओगे उसमें ये परचेस प्राइस पे दिखाए जाएंगे. आप ऐसा नहीं है कि अभी मान लो कि पहले परचेस किए थे 10,000 में और अभी इसका वैल्यू 8,000 हो गया तो 8,000 दिखा देंगे, नहीं, आप जो परचेस किए थे वही प्राइस दिखाओगे. विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के टाइम पे जितने भी खर्चे हुए थे वो भी आप इसमें इंक्लूड करोगे. ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज, मतलब जब तक आप एसेट्स को यूज करने लायक नहीं बना लेते, उसमें जितने भी खर्चे करोगे फर्स्ट यूज करने के लिए, वो सारा इंस्टॉलेशन में आ जाता है. ठीक है, तो वो सभी इसमें लगाओगे. मतलब डेप्रिसिएशन जानते हो? अच्छा, आप तो अभी क्लास 11 में, आपको पता है नहीं. मतलब कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो ना, मान लो कि आपने क्या बोलते हैं, मान लो कि आपने फ्रिज खरीदा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर खरीदा, 10,000 का आपका रेफ्रिजरेटर था, लेकिन लाने में उसमें 2,000 खर्चा हो गया. मान लो बाहर से मंगा रहे हो, 2,000 खर्चा हो गया, तो लाने में जो खर्च हुआ है वो भी इसके साथ ऐड करोगे. अब 10 + 2 12,000 का आपका रेफ्रिजरेटर हो गया है. मान लो कि आप उसमें वायरिंग वगैरह कराने के लिए, स्टैंड वगैरह लगवाने के लिए भी कुछ और 1,000 और खर्च कर दिए, तब आपका ये प्राइस हो गया रेफ्रिजरेटर का 13,000 रुपीज. तो ये 13,000 दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. समझे? मतलब कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो, उसका फर्स्ट यूज करने से पहले आप जितने भी उसमें खर्चे करते हो, ये सारे के सारे उसका फाइनल परचेजिंग अमाउंट हो जाता है. ठीक है, इसमें आपको ये रिकॉर्ड करना है. इसका मतलब यही है. ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, कि मान लो कि आज मैंने रेफ्रिजरेटर परचेस किया, लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड नहीं की, अब मुझे 2 साल बाद भी रिकॉर्ड करना है इसका, तो मैं इसका अभी का ही प्राइस जो मैंने परचेस किया था वही प्राइस पे दिखाएंगे, लेकिन उसका तो अभी उतना प्राइस नहीं है ना, अब तो वो कम हो गया है, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो जाता है. अब आते हैं डुअल एस्पेक्ट. अब देखो डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे उसके 2 पहलू हैं. कहीं से आया है पैसा तो उस वहां पे कम हुआ होगा ना, तो ये होता है डुअल एस्पेक्ट. अभी समझाती हूँ. डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का फाउंडेशन है. फाउंडेशन, आप इसमें सुनोगे डेबिट और नाम सुनोगे क्रेडिट. ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मतलब आपके पास जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, उसको आप 2 तरीकों, मतलब उसे आप डेबिट करोगे फिर क्रेडिट करोगे. आपका कुछ इसमें डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट भी होगा. अब देखो क्या कैसे होगा. इट प्रोवाइड्स the very basis of recording transactions into the books of account. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at 2 places.
इसके अनुसार कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका 2 इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में, इसीलिए इसे 2 जगह रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, 2 जगह। तो अब ये 2 जगह क्या है, तो ये एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। देखो, इन अदर वर्ड्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है कि राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द सम ऑफ ₹50 लाख of the amount of money brought in by Ram with result in increase in the assets cash in the business by 50 लाख रुपीज। देखो, मान लो कि राम नाम का एक बंदा है, ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है और ये बिजनेस में कैपिटल लगाया है, ठीक है, कैपिटल इसने लगाया है 50 लाख रुपीज का। तो अब आप जानते हो, क्योंकि राम जो है वो बिजनेस में कैपिटल दिया, तो बिजनेस में कैश अब कितना है, 50 लाख रुपीज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना, होगा ये बात, ठीक है। At same time, the owner's equity or capital will also be increased by an equal amount. It may be seen that the 2 images that got affected by this transaction are cash and capital. लेकिन अभी बिजनेस में कैश इतना है, लेकिन ये जो इसे दिया है वो कैपिटल दिए हैं ना, तो अब यहाँ पे कैपिटल भी तो है, मतलब कि ये जो 50,000 आया वो क्या है, वो कैपिटल है। लेकिन उसी को हम मान लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये लगाए, ठीक है, 50,000 लगाए, तो मेरे लिए तो वो पूंजी हो गया, मैंने वहाँ पे पूंजी लगाया। लेकिन मेरे बिजनेस में भी कितना पैसा गया, 50,000, तो वहाँ पे पैसा टोटल कितना है, कितने रुपए हैं, 50,000 ना। मतलब सिंपल है। अभी आपको मैंने बस जल्दी जल्दी में बोल के समझा दिया। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी। अभी मुझे बहुत सारे क्लासेस लेने हैं, तो मैंने शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया है। आई नो कि मैंने पूरा अच्छा से तो नहीं बताया, बट अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होते हैं उसे आपको 2 जगहों पर रिकॉर्ड करना है, और ये 2 जगह कौन कौन से हैं, तो कोई भी जगह हो सकता है, लेकिन जनरली हमें जब अकाउंटिंग हम सीखेंगे तो हम डेबिट और क्रेडिट के रूप में इसको समझेंगे, ठीक है। अभी इसमें आप समझ लो कि उसे 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, तो ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बोली हूँ मैम, आई नो दैट।